प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल एकलव्य अकेडमी अयोध्या पर। आप सभी थंबनेल में देख रहे हैं कि हमारा यह विशेष कार्यक्रम विज्ञान विषय पर टॉप 500 प्रश्नों पर आधारित है और ख़ास बात यह है कि यह पूर्ण रूप से बहुविकल्पीय प्रश्नों की श्रृंखला है जो कि बनाई गई है विभिन्न प्रकार के प्रतियोगी एग्जामों में पूछे गए प्रश्नों के कलेक्शन के साथ, और इन प्रश्नों के आने की संभावनाएं भी बनी रहती हैं। तो इसलिए आपसे निवेदन है कि आप हमारी यह पूरी वीडियो अंत तक देखिए। आज मैं चर्चा करूंगा आपके साथ इसके भाग 1 की। तो यहाँ पे न मैं आपसे वीडियो लाइक करने के लिए कहूँगा, न चैनल सब्सक्राइब करने के लिए। सबसे पहले आप इस वीडियो को देखें। यह वीडियो बहुत ही बेसिक से मैंने शुरुआत किया है और इसके टॉप 500 प्रश्नों में अंत तक उच्च स्तर तक के प्रश्नों को मैं शामिल करूँगा। तो आइए देखते हैं हमारा आज का पहला क्वेश्चन इस श्रृंखला के भाग 1 का क्या है। पहला क्वेश्चन हमारा है, कार्य का मात्रक है। तो साथियों, दिए गए ऑप्शन में कार्य का मात्रक जूल होता है और कार्य का एक अन्य मात्रक न्यूटन मीटर भी होता है। साथियों, आपको बता दें यहाँ पे न्यूटन बल का मात्रक है और वाट ये शक्ति का मात्रक है, और डाइन की बात करें, डाइन भी बल का मात्रक है, लेकिन यह CGS सिस्टम में बल का मात्रक है। आगे बढ़ेंगे हम। अगला क्वेश्चन हमारा है, प्रकाश वर्ष इकाई है। तो साथियों, प्रकाश वर्ष जो है यह मात्रक होता है दूरी का। तो प्रकाश वर्ष हमारा दूरी का मात्रक है। आपको हम बता दें यहाँ पे समय का मात्रक सेकंड होता है, ज्योति तीव्रता का मात्रक कैंडिला होता है, और साथियों यहाँ पे द्रव्यमान का मात्रक जो है किलोग्राम होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। एम्पियर का मात्रक है। ये क्वेश्चन कह रहा है एम्पियर मात्रक है। तो साथियों, यहाँ पे बताना है कि एम्पियर किस चीज़ का मात्रक है। तो आप देखेंगे एम्पियर जो मात्रक होता है वो है विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है। आपको बता दें ज्योति तीव्रता का मात्रक कैंडिला होता है, और विद्युत आवेश का मात्रक कूलाम्ब होता है। और वहीं पे हम आपको बताएं चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक गॉस या गॉस होता है, और यहीं पे इसकी मात्रक हम बात करें SI सिस्टम में चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक टेस्ला होता है। साथियों, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से समय का मात्रक नहीं है। तो साथियों, दिए गए ऑप्शन में हमारा जो ऑप्शन C है यह प्रकाश वर्ष ये समय का मात्रक नहीं है। यहाँ पे आपको बता दें हम कि प्रकाश वर्ष जो है यह दूरी का मात्रक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा है, पारसेक इकाई है। पारसेक इकाई है या पारसेक मात्रक है। तो इसका सही उत्तर है दूरी का। पारसेक जो मात्रक है दूरी का है। आपको हम बता दें कि एक पारसेक बराबर होता है 3.08 गुणे 10⁻16 मीटर। आगे बढ़ेंगे हम। पानी का घनत्व अधिकतम होता है। तो साथियों, आप देखेंगे पानी का घनत्व जो अधिकतम होता है वो 4 डिग्री सेल्सियस पे होता है। आपको बता दें कि 100 डिग्री सेल्सियस ये पानी का बॉइलिंग पॉइंट होता है, यानी पानी इस पर उबलने लगता है। और यहीं पे हम बात करें 0 डिग्री सेल्सियस की, तो ये इसका फ्रीजिंग पॉइंट होता है, यानी कि पानी इस पर जम जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा है, वस्तु की मात्रा बदलने पर अपरिवर्तित रहेगा। तो साथियों, जब भी आप वस्तु की मात्रा या उसकी क्वांटिटी में चेंज करेंगे तो उसका घनत्व अपरिवर्तित रहता है। आपको बता दें घनत्व को हम रो से डिनोट करते हैं, और रो बराबर होता है m/b, या घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटे आयतन, या इंग्लिश में कहें मास बटे वॉल्यूम। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। साथियों, हमारा अगला क्वेश्चन है, समुद्र में प्लवन करते आइसबर्ग का कितना भाग समुद्र की सतह से ऊपर रहता है। तो ये यहाँ पे ये गलत हो गया है, ये हो जाएगा सतह, समुद्र की सतह से ऊपर रहता है। तो साथियों, उसका सही उत्तर है 1/10 भाग समुद्र की सतह से ऊपर रहता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। पेट या शरीर के अन्य आंतरिक अंगों के निरीक्षण के लिए प्रयुक्त तकनीक एंडोस्कोपी आधारित है। तो साथियों, एंडोस्कोपी तकनीक जो हमारी आधारित है ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर आधारित है, और इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। साथियों, अगला क्वेश्चन हमारा है, इंद्रधनुष ... के कारण होता है। तो इसमें दिए गए ऑप्शन में इंद्रधनुष जो है परावर्तन एवं अपवर्तन दोनों के कारण होता है। तो
तो यहाँ पे इसके दोनों ऑप्शन सही हैं। यहाँ पे जो ये कोई नहीं ऑप्शन है हमारा, ये ऑप्शन हो जाएगा ए एंड बी। तो इस प्रकार से ऑप्शन डी सही हो जाएगा। इंद्रधनुष जो हमारा होता है परावर्तन और अपवर्तन के कारण ये होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा है, आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है। तो साथियों, आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है परिकिरण के कारण, यानी कि ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। अब आपको यहाँ पे हम बता दें, परिकिरण का मतलब होता है प्रसार। जब प्रकाश किसी ऐसे माध्यम से गुजरता है जिसमें धूल कण एवं अन्य पदार्थ के अत्यंत सूक्ष्म कण होते हैं, तो इनके द्वारा प्रकाश सभी दिशाओं में, कुछ दिशाओं में कम या कुछ में ज़्यादा प्रसारित होता है। इसी घटना को प्रकाश का परिकिरण कहते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का कारण है। तो साथियों, वायुमंडल में जो प्रकाश के विसरण का कारण है वो है धूल कण। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। साथियों, अगला क्वेश्चन हमारा है, खतरे के संकेतों के लिए लाल प्रकाश का प्रयोग किया जाता है क्योंकि। तो इसमें जो इसका सही उत्तर है ये है ऑप्शन ए, इसका प्रकीर्णन सबसे कम होता है। आपको यहाँ पे हम बता दें कि प्राथमिक रंगों की श्रेणी में जो हमारे रंग आते हैं ये हैं लाल, हरा और नीला। ये प्राथमिक रंगों की श्रेणी में आते हैं। और यहीं पे हम आपको बताएं, द्वितीयक रंग की श्रेणी में जो द्वितीयक रंग हमारे हैं वो है पीला, मैजेंटा एवं पीकॉक नीला। ये हमारे द्वितीयक श्रेणी के रंग आते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, लाल कांच को अधिक ताप पर गर्म करने पर वह दिखाई देता है। तो साथियों, जब हम लाल कांच को अधिक ताप पर गर्म करेंगे तब वो हमको हरे रंग का दिखाई देता है। इस प्रकार से हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। पिछले क्वेश्चन में जैसे मैंने आपको बताया था कि प्राथमिक रंग जो हमारे होते हैं वो हैं रेड, ग्रीन और ब्लू। और वहीं पे सेकेंडरी रंग की बात करें हम तो वो है पीला, मैजेंटा और पीकॉक नीला। ये हमारे द्वितीयक रंग कहलाते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा है, प्रकाश का रंग निश्चित किया जाता है। तो साथियों, जो प्रकाश का रंग निश्चित किया जाता है वो तरंग दैर्घ्य के द्वारा किया जाता है। तरंग दैर्घ्य बराबर होता है b/n। तरंग दैर्घ्य को हम लेमडा से प्रदर्शित करते हैं। और यहाँ पे आपको बता दें, b जो है ये हमारा तरंग का वेग है और n जो है हमारी आवृत्ति होती है। यानी तरंग दैर्घ्य तरंग के वेग और आवृत्ति का अनुपात होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। मूल रंग हैं। तो साथियों, यहाँ पे मूल रंग मैंने आपको पहले पिछले ही क्वेश्चन में रिपीट कराया है। मूल रंग जो हमारे हैं वो है नीला, हरा और लाल। तो इसका उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन बी। ये हमारे मूल रंग हैं। इसको हिंदी में प्राथमिक रंग भी कहते हैं। और बात करें हम द्वितीयक रंग की, तो जो हमारा द्वितीयक रंग है वो है पीला, मैजेंटा एवं पीकॉक नीला। ये हमारे द्वितीयक रंग हैं। द्वितीयक रंग के बारे में हम बताएं आपको तो दो प्राथमिक रंगों को मिलाने पर द्वितीयक रंग प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन हमारा है, गुरुत्वाकर्षण नियमों के आविष्कारक कौन हैं। तो साथियों, गुरुत्वाकर्षण का जो नियम दिया था वो दिया था न्यूटन ने। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा है, नोबेल पुरस्कार अल्फ्रेड नोबेल के नाम पर शुरू हुआ जिन्होंने खोज की थी। तो आपको बताना है कि अल्फ्रेड नोबेल ने किसकी खोज की थी। तो दिए गए ऑप्शन में साथियों इसका सही उत्तर ऑप्शन डी है, उन्होंने डायनामाइट की खोज की थी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया था। तो साथियों, इसका सही उत्तर है जे.एल. बेयर्ड ने। जे.एल. बेयर्ड ने टेलीविज़न का आविष्कार किया था। और आपको हम बता दें, राइट बंधु के नाम से मशहूर इन्होंने वायुयान का आविष्कार किया था। और वहीं पे ग्राहम बेल ने टेलीफोन का आविष्कार किया था। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। राइट ब्रदर्स ने किसका आविष्कार किया। तो जैसा कि साथियों पिछले क्वेश्चन ही मैंने बताया, राइट बंधु या राइट ब्रदर्स ने विमान का आविष्कार किया था। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। तेल दीप की बत्ती में तेल डैश डैश के कारण ऊपर उठता है। तो साथियों, इसका सही उत्तर है केश का क्रिया। केश का क्रिया के कारण तेल
जो है दीप की बत्ती में ऊपर उठता है। अगला क्वेश्चन रहेगा हमारा, उत्प्लावकता से संबंधित वैज्ञानिक हैं। तो साथियों, उत्प्लावकता या उत्प्लवन से संबंधित जो हमारे वैज्ञानिक हैं ये हैं आर्किमिडीज। इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा और इन्होंने इससे संबंधित नियम भी दिए हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, श्यानता की इकाई है। तो साथियों, श्यानता की इकाई जो होती है वो है पॉइज। श्यानता की इकाई ये पॉइज है। और एसआई सिस्टम में हम आपको बता दें, एसआई सिस्टम में श्यानता की इकाई न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर होती है। अगला क्वेश्चन हमारा है, महान वैज्ञानिक आर्किमिडीज संबंधित थे। साथियों, यहाँ पे दिए गए विकल्पों में बताना है कि आर्किमिडीज किस देश से संबंधित थे। तो इसका सही उत्तर है ग्रीस से। आर्किमिडीज ग्रीस से संबंधित हैं। ग्रीस को हिंदी में यूनान कहते हैं। साथियों, अगला क्वेश्चन हमारा है, ध्वनि तरंगों की प्रकृति होती है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, अनुदैर्ध्य। इसकी प्रकृति अनुदैर्ध्य होती है। और यहाँ पे हम आपको बता दें कि ध्वनि तरंगों की आवृत्ति परिसर जो है वो 3 प्रकार से बांटी गई हैं, जिसमें पहला हमारा होता है अपसर्ब तरंगें। अपसर्ब तरंगें, इनकी आवृत्ति 20 हर्ट्ज से कम होती हैं। हर्ट्ज जो है साथियों ये आवृत्ति का मात्रक होता है। और यहीं पे हम आपको बता दें, जो श्रव्य तरंगें हैं जिनको आप सुन सकते हैं, हम सभी सुन सकते हैं, ये 20 से लेके 20,000 हर्ट्ज तक होती हैं। और यहीं पे हम बात करें तीसरी जो इसमें तरंगें हैं, प्राश्रव्य। जो प्राश्रव्य ध्वनि तरंगें हैं इसकी आवृत्ति होती है 20,000 हर्ट्ज से अधिक, यानी कि 20 के से अधिक या 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, आधुनिक रसायन शास्त्र का जनक किसे माना जाता है। तो साथियों, इसका सही उत्तर है एंटोनी लेवसियर, या इनको एंटोनी लेवासिए भी कहीं कहीं पे आप देखेंगे तो इनको आधुनिक रसायन शास्त्र का जनक माना जाता है। साथियों, आपको बता दें हम, रसायन विज्ञान शब्द की उत्पत्ति मिस्र के प्राचीन नाम कीमिया से हुई है। जो मिस्र के प्राचीन नाम कीमिया से इसकी उत्पत्ति हुई है। साथियों, अगला क्वेश्चन हमारा है, द्रव्य की अवस्थाओं में अधिकतम संख्या क्या है। तो इसका सही उत्तर है 5, यानी कि ऑप्शन सी हमारा इसका सही जवाब है। अब द्रव्य की 5 अवस्थाएं आप देखें तो इसमें जो है ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा और जो हमारी 5वीं अवस्था है बोस आइंस्टीन कंडेंसेट या घनीभूत के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, सामान्यतः द्रव्य की अवस्थाओं में भौतिक वर्गीकरण में डैश डैश अवस्था शामिल नहीं होती है। तो साथियों, इसका सही उत्तर है कोलाइडल, यानी कि ऑप्शन इसका सही जवाब है। जबकि भौतिक अवस्था के वर्गीकरण में ठोस, द्रव और गैस शामिल रहते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, डैश डैश पदार्थ की उन अवस्थाओं में से एक है जो बहुत ही कम घनत्व वाली गैस को अत्यंत कम तापमान के तहत ठंडा करके प्राप्त होती हैं। तो साथियों, इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, बोस आइंस्टीन घनीभूत। ये जो पदार्थ की अवस्था है ये बहुत ही कम घनत्व वाली गैस को अत्यंत कम तापमान के तहत ठंडा करके प्राप्त की जाती है। साथियों, अगला क्वेश्चन हमारा है, एक परमाणु के 3 आधारभूत अवयव कौन से हैं। तो इसका सही उत्तर होता है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। परमाणु के 3 आधारभूत अवयव इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी। साथियों, यहाँ पे आपको बता दें, इलेक्ट्रॉन की खोज जे टॉमसन ने की थी। और यहीं पे प्रोटॉन की खोज की बात करें तो प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन ने की थी। और न्यूट्रॉन की खोज की बात करें तो न्यूट्रॉन की खोज चैडविक ने किया था। साथियों, अगला क्वेश्चन है, द्रव्यमान संख्या किसका योग है। तो द्रव्यमान संख्या या परमाणु भार जो योग होता है वो होता है प्रोटॉनों का योग। ये होता है प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों का योग। यहाँ पे ऑप्शन बी सही है। अब आपको हम एक इसकी ट्रिक बताते हैं कि कैसे याद किया जाए। तो आप इंग्लिश में याद कीजिए अपना। अब यहाँ पे आप देखेंगे दोनों तरफ से ए बराबर पी प्लस एन, और यहाँ पे चाहे इधर से आप बराबर लगा दीजिए, ये हो जाएगा। तो दोनों तरफ से आप समझ सकते हैं। आपके समझने के लिए है ए बराबर पी प्लस एन, यानी कि द्रव्यमान संख्या ये हो गया, या परमाणु भार बराबर प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। ये इसका एक सूत्र बन के आता है। इस पर छोटे छोटे सवाल भी पूछे जाते हैं।
अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा एक न्यूक्लियन नहीं है? तो साथियों दिए गए ऑप्शन में इलेक्ट्रॉन एक न्यूक्लियन नहीं है। आपको बता दें, नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों के योग को न्यूक्लियन कहते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? तो साथियों जैसा कि मैंने पिछले भी कई क्वेश्चनों में आपको मैंने बताया है कि इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉम्सन ने की थी। ये आपको कहीं कहीं पे जे थॉम्सन भी मिलेगा। तो इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉम्सन ने की थी या जे थॉम्सन ने, जो भी ऑप्शन संबंधित रहेगा आप सही कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्वांटम संख्या कितने प्रकार की होती है? तो साथियों जो क्वांटम संख्याएं हैं वो मुख्यतः 4 प्रकार की होती हैं। आपको बता दें, क्वांटम संख्या पहली है मुख्य क्वांटम संख्या, दूसरी है द्विगंशी क्वांटम संख्या, तीसरी है चुंबकीय क्वांटम संख्या और चौथी है चक्रण क्वांटम संख्या। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे हम। चक्रण क्वांटम संख्या के कितने मान संभव हैं? तो साथियों जो चक्रण क्वांटम संख्या होती है इसको सबसे पहले हम एस से डिनोट करते हैं, इंग्लिश में स्पिन क्वांटम नंबर के नाम से जानते हैं। और इसके जो संभव मान होते हैं वो मेनली 2 संभव मान होते हैं। एक होता है +1/2 और दूसरा होता है -1/2। अगला क्वेश्चन है, परमाणु जिसमें प्रोटॉनों की संख्या समान परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न रहती है क्या कहलाते हैं? तो साथियों इसका सही उत्तर है वो समस्थानिक कहलाते हैं। समस्थानिक जिनके परमाणु संख्या या परमाणु क्रमांक समान होते हैं लेकिन द्रव्यमान संख्या या परमाणु भार भिन्न भिन्न होते हैं उनको हम समस्थानिक कहते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, 2 परमाणुओं को समस्थानिक कहा जाता है यदि, इसमें कह रहा है 2 परमाणुओं को समस्थानिक हम कब कहेंगे? यदि उनका परमाणु क्रमांक समान हो परंतु उनकी द्रव्यमान संख्या भिन्न हो, उनमें न्यूट्रॉनों की संख्या समान हो परंतु द्रव्यमान संख्या भिन्न हो, और अगला ऑप्शन है उनमें प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या का योगफल समान हो लेकिन प्रोटॉनों की संख्या भिन्न हो, और अगला ऑप्शन इसमें है कि इनमें से कोई नहीं। तो साथियों जो इसका सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए, यानी कि 2 परमाणुओं को समस्थानिक हम तब कहेंगे जब उनका परमाणु क्रमांक समान हो लेकिन द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न हो। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से कौन एक रेडियो एक्टिव तत्व है? तो साथियों यहाँ पे जो रेडियो एक्टिव तत्व दिया गया है ये है ऑप्शन प्लूटोनियम। प्लूटोनियम रेडियो एक्टिव तत्व है। आपकी जानकारी के लिए बता दें, रेडियो सक्रियता की खोज फ्रांस के वैज्ञानिक हेनरी बेकुरल ने किया था। बाद में मैडम क्यूरी व इनके पति पीयर क्यूरी ने भी इस पर अपने सुझाव दिए थे। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। कार्बन डेटिंग निम्न की आयु निर्धारित हेतु प्रयुक्त की जाती है, यानी कार्बन डेटिंग जो दिए गए ऑप्शन है इसमें किसकी आयु निर्धारित के लिए प्रयोग होती है? तो साथियों इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, जीवाश्म। कार्बन डेटिंग मुख्यतः जीवाश्म या मृत पेड़ पौधों आदि की आयु के अंकन के लिए उपयोग की जाती है। अगला क्वेश्चन है, कार्बन तिथि निर्धारण में कार्बन का कौन सा समस्थानिक प्रयुक्त होता है? तो साथियों कार्बन का जो समस्थानिक है वो कार्बन 14 कार्बन डेटिंग में प्रयोग किया जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, जीवन की मूलभूत इकाई क्या है? तो साथियों जीवन की मूलभूत इकाई कोशिका होती है। आपको बता दें कि कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने किया था और ये इनकी खोज की थी 1665 ईस्वी में। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, कोशिका के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो साथियों दिए गए ऑप्शन में कोशिकाओं के आकार और आमाप विशिष्ट कार्य से संबंधित होते हैं। अगला विकल्प है, कुछ कोशिकाओं के बदलते आकार होते हैं, प्रत्येक कोशिका में निष्पादन की अपनी क्षमता होती है। और डी विकल्प है, सभी देह ऊतकों में एक ही प्रकार की कोशिकाएं विद्यमान रहती हैं। तो साथियों इसमें जो कह रहा है कौन सा कथन सही नहीं है, तो ये ऑप्शन डी ये सही नहीं है। बाकी और कथन इसमें सही हैं, सभी देह ऊतकों में एक प्रकार की कोशिकाएं विद्यमान हैं, ये ऑप्शन सही नहीं है। अगला क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग पादप कोशिका में पाया जाता है किंतु जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है? तो साथियों इसका सही उत्तर है क्लोरोप्लास्ट। और यहाँ पे हम आपको बता दें, अरस्तु को
फादर ऑफ बायोलॉजी के नाम से जानते हैं। फादर ऑफ बायोलॉजी अरस्तु को कहते हैं और वहीं पे फादर ऑफ जूलॉजी भी अरस्तु को कहा जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, कोशिका का जीवित अंश जीव द्रव्य कहलाता है, यह किससे बना होता है? तो साथियों यह जो है यह कोशिका द्रव्य, केंद्रक और अन्य कोशिकांग से बना होता है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। और यहाँ पे आपको बता दें केंद्रक की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। अगला क्वेश्चन हमारा रहेगा, आरएनए का प्राथमिक कार्य क्या होता है? तो साथियों आरएनए का प्राथमिक कार्य जो होता है प्रोटीन का संश्लेषण करना। यहाँ पे आरएनए का पूरा नाम राइबोन्यूक्लिक एसिड होता है। अगला क्वेश्चन हमारा है, राइबोसोम्स होते हैं। तो साथियों राइबोसोम्स जो होते हैं ये आरएनए होते हैं और आरएनए का पूरा नाम मैंने आपको बताया था राइबोन्यूक्लिक एसिड और डीएनए का पूरा नाम डी ऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, आनुवांशिक यूनिट अर्थात जीन होते हैं। तो साथियों ये जो आनुवांशिक यूनिट अर्थात जीन ये गुणसूत्रों में होते हैं। और अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, सामान्य मानव का खून बहने का समय और जमने का समय क्रमशः होता है। जो एक सामान्य मानव के खून कहीं किसी स्थान पर कट जा रहा है तो बहने और जमने का समय जो होता है क्रमशः वो 2 से 7 मिनट और 3 से 10 मिनट का होता है। यानी जो खून बहने का ये समय रहेगा 2 से 7 मिनट तक बह सकता है। उसके बाद फिर जमने का जो समय है वो है 3 से 10 मिनट तक क्रमशः होता है। अगला क्वेश्चन हमारा रहेगा, रक्त समूह के आविष्कारक हैं। तो साथियों जो रक्त समूह की खोज करता है आविष्कारक हैं ये है कार्ल लैंडस्टीनर। और आपको हम बता दें रक्त समूह ए बी ओ और बी प्रकार के ये होते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, ABO खून ग्रुप प्रणाली का आविष्कार किसने किया था? तो साथियों इसका सही उत्तर है कार्ल लैंडस्टीनर, यानी कि ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। आपको बता दें ग्रुप O को सर्वदाता के नाम से जानते हैं और वहीं पे ग्रुप AB को सर्वग्राही के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा है, RH कारक ने अपना यह नाम किस जानवर से लिया था? तो साथियों जो RH फैक्टर है इसका जो है ये बंदर जानवर से लिया गया था। आपको बता दें कि RH फैक्टर इस एंटीजन की खोज रीसस नामक बंदर पर की गई थी, यानी कि रीसस नामक बंदर पर इसकी खोज की गई थी। अगला क्वेश्चन रहेगा, AB रक्त समूह के व्यक्ति को यूनिवर्सल रिसिपिएंट कहते हैं क्योंकि? यहाँ पे AB रक्त समूह को यूनिवर्सल रिसिपिएंट यानी कि सर्वग्राही, इसको आप हिंदी में सर्वग्राही कह सकते हैं। ये कह रहा है कि कहते हैं क्योंकि इसका जो मेन रीज़न है उसके रक्त में प्रतिकारक नहीं पाए जाते हैं। जो इसका सही उत्तर है ये है ऑप्शन बी, यानी कि जो AB रक्त समूह के व्यक्ति को यूनिवर्सल रिसिपिएंट इसलिए कहते हैं क्योंकि उसके रक्त में रोग प्रतिकारक नहीं पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, अगर एक व्यक्ति रिकेट से पीड़ित है तो व्यक्ति में कमी है। तो साथियों अगर कोई व्यक्ति रिकेट से पीड़ित है तो उसमें जो है विटामिन डी की कमी है और इसका उत्तर बी सही है। आपकी जानकारी के लिए हम बता दें विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल होता है, विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल है, विटामिन बी की कमी से बेरी रोग हो जाता है और विटामिन के का रासायनिक नाम फिलोक्विनोन होता है। अगला क्वेश्चन हमारा है, डैश डैश में विटामिन डी सबसे ज़्यादा होता है। तो यहाँ पे साथियों बताना है आपको दिए गए ऑप्शन में किस में विटामिन डी सबसे ज़्यादा होता है। तो इसका सही उत्तर है कॉड लिवर का तेल, इसमें विटामिन डी सबसे ज़्यादा होता है। अगला क्वेश्चन है, मछली से प्राप्त होने वाला कॉड लिवर तेल किस विटामिन से समृद्ध होता है? यानी कि जो मछली से प्राप्त होता है कॉड लिवर तेल ये मुख्यतः विटामिन डी से समृद्ध होता है। विटामिन डी उसमें प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसकी कमी से रिकेट्स होता है? तो साथियों विटामिन डी की कमी से रिकेट्स होता है, इसका ऑप्शन ए सही है। और मैं आप सभी को बता दूं कि विटामिन पर मैंने एक बहुत ही बेहतरीन वीडियो बहुविकल्पीय प्रश्नों की बनाई है। जिन साथियों ने नहीं देखा है वो जाके उस पर देखें। विटामिन पर आधारित हमारा
लेक्चर भी है और ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन भी बनाए गए हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, भूकंप की तीव्रता किस यंत्र से मापी जाती है? तो साथियों, भूकंप की तीव्रता सिस्मोग्राफ यंत्र से मापी जाती है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। तो साथियों, सोडियम का सबसे पहले आपको बता दें, इसका संकेत N होता है और इसका परमाणु क्रमांक 11 होता है। और बोर-बरी नियम के अनुसार जब हम इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं तो ये हो जाता है 281। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस पीढ़ी के कंप्यूटर में आईसी का प्रयोग होने लगा था? साथियों, सबसे पहले आप जानिए, आईसी का पूरा नाम इंटीग्रेटेड सर्किट होता है और इसका प्रयोग तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटर में होने लगा था। अगला क्वेश्चन है साथियों, निम्न में से दूध है। तो दूध आपको बताना है दूध क्या है। तो साथियों, दिए गए ऑप्शन में दूध एक पायस है। इसका ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। साथियों, यह थी हमारी विज्ञान पर आधारित टॉप 500 प्रश्नों का भाग 1, जिसमें मैंने आज लगभग 60 प्रश्नों की चर्चा आप सभी के साथ किया है और मैं उम्मीद करता हूं कि यह वीडियो आपके लिए बहुत ही उपयोगी साबित होगा, जो कि आपके आने वाले एग्ज़ामों के लिए। तो साथियों, यह वीडियो आपको कैसी लगी? आप अपने फीडबैक हमें कमेंट करके बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक कीजिए और यह वीडियो आपके समझ में आई हो, आपके लिए यूज़फुल हो या उपयोगी हो, तब आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसका लिंक अपने साथियों के साथ शेयर कीजिए। साथियों, बहुत ही जल्द हम मिलेंगे इस पर आधारित भाग 2 के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।